हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। 70th बीपीएससी बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा है हम लोगों के। तो एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं, 69th बीपीएससी का क्वेश्चन जो टफ आया था और उसमें भी साइंस का काफ़ी टफ आया था। तो साइंस के क्वेश्चन कहाँ से आए थे? तो क्या हमें, जैसे मैं आपको थंबनेल पे दिखा रहा हूँ कि दो एक्सट्रीम चीज़ें हैं। एक्सट्रीम चीज़ें कैसे? एक तो है लूसेंट जीके जो कि लोग पहले करते थे, बीपीएससी के लिए आराम से हो जाता था मेजॉरिटी साइंस का क्वेश्चन। और एक और एक्सट्रीम है अलग लेवल पे कि अब 11th एंड 12th एनसीईआरटी भी करना होगा। तो क्या हमें इन दोनों को करना होगा या इन दोनों में से किसी को नहीं करना होगा या कुछ इसका करना होगा? तो हम एक मिडिल पाथ अपनाते हैं कि देखो, मिडिल पाथ कैसे अपनाते हैं कि हमें 11 12 तो करना ही नहीं है। मैं क्यों बता रहा हूँ? देखो, क्योंकि अभी एग्ज़ाम के 50 दिन, यानी एक सब्जेक्ट के लिए एक हफ्ते आप देने वाले हो। एक हफ्ते में 11 12 का एंड होने वाला ही नहीं है, और एंड भी हो जाएगा तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी कुछ ही लोग होंगे जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे और उनको पता है कि 11 12 के साइंस को कंप्लीट करना में कितना टाइम लगेगा। बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। 11 12 का बहुत मोटी मोटी किताब है, फिर समझने में मुश्किल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ लूसेंट पे डिपेंडेंट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या करने वाले हैं, और जो सोर्स हम करने वाले हैं उन सोर्स से क्या 69th का क्वेश्चन बन रहा है वो देखेंगे। देखो, 69th में ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन आए हुए थे। 15 16 क्वेश्चन इन सोर्स से बन गया, जिसकी बात हम कर रहे हैं। तो 4 क्वेश्चन के लिए क्यों भागे? 3 4 क्वेश्चन के लिए क्यों भागे? समझ रहे हो ना आप क्या बोल रहे हैं? कि 3 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, जैसे मान लो ये 15 16 क्वेश्चन आप जिस टॉपिक से कर रहे हो, तो अगर इस 15 16 में से एक दो गलत होगा, आपके आते हुए गलत होगा, तो उसमें से भी तो कॉमन सेंस से सही हो सकते हैं ना। तो आपके 20 में से 15 करेक्ट है साइंस जैसे सब्जेक्ट में, तो आपको बहुत अच्छा है। क्लियर? तो चलिए एक एक करके एक एक क्वेश्चन आपको बताते हैं किस सोर्स से आया है, हमारा कौन सोर्स रहने वाला है। देखिए, ये हमारा सोर्स है और सारा क्वेश्चन, जो जो क्वेश्चन हम बताएंगे, हम इन्हीं में से ढूंढने का कोशिश करेंगे। क्या इनमें मिल जाता है? प्राइम सोर्स हमारा है, प्राइम सोर्स है 9th एंड 10th की एनसीईआरटी, क्योंकि इसके बिना अब काम चलने वाला नहीं है। हमें कॉन्सेप्ट चाहिए। जो टॉपिक आपको इन बुक में नहीं भी मिलेंगे ना, इनके कॉन्सेप्ट आपको चाहिए ही चाहिए। क्लियर? उसके अलावा क्राउन और लूसेंट जीके, ये इनमें से एक चाहिए, क्योंकि इनमें से एक आपने पढ़ा ही होगा इसका, और मैंने कराया भी है दोनों चीज़। उसके अलावा एक चाहिए घटनाचक। ये तीन वही सोर्स मैं बता रहा हूँ जो आप लोग कर रहे हो। मैं इस सोर्स को बिल्कुल ना करता हूँ, इस सोर्स को बिल्कुल ना करता हूँ। अगर जो लूसेंट साइंस किए हुए हैं पहले से, वो उस पर रिलाई कर सकते, बहुत अच्छी किताब है। बट जो नया शुरू नहीं करे, 400 से ज़्यादा पेज है उस पर्टिकुलर बुक में, भले ही छोटा बुक है फिर भी 400 से ज़्यादा पेज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपको इनसे इस तीनों से अलग नहीं करवा देगा आपका वो परफॉर्मेंस। तो इन तीनों पे हम फोकस करेंगे। तो जो हमारा सारा क्वेश्चन देखेंगे, क्या इन तीनों से आने वाला है तो रखेंगे, वैसा क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो छोड़ेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को, जो ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन आया है उसको देखेंगे, बस इन 3 सोर्स पे देखेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले फिजिक्स के जो सारे क्वेश्चन हैं हम कर लेते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन हर किताब में मिल जाएगा। इवन मैंने क्लास 10th की एनसीईआरटी भले ही बोली है, बट लूसेंट किसी भी बुक में ही मिल जाएगा कि द इमेज फाउंड बाय कनकेव मिरर इज रियल इन्वर्टेड ऑफ द सेम साइज एट द ऑब्जेक्ट दैट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब अगर उसका इमेज, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसका इमेज भी वहीं पे बन रहा है, सेम साइज का बन रहा है, बट उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा बन रहा है। रियल बन रहा है, रियल मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बन रहा है। मतलब जहाँ पे इमेज बन रहा है हमको लग भी रहा है कि यहीं पे बन रहा है। और सेम साइज, ये जो ऑब्जेक्ट का साइज है, इमेज का साइज सेम है। ये तभी होता है जब ऑब्जेक्ट को हम क्या पर रखते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं। ये आराम से आपको यहाँ पे कवर हो जा रहा है। ठीक है ना? ये मैंने आपको डिटेल में कराया भी है। पहला क्वेश्चन आराम से हमारे बेसिक सोर्स है उससे कवर हो जा रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मास फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द मून। देखो, ये क्वेश्चन एक्चुअली 10th के एग्जाम्पलर में भी है,
मतलब क्लास 9th के एग्जाम्पलर में भी है, लेकिन एग्जाम्पलर के लिए हमारे पास टाइम नहीं, हम दोनों बुक कर ले रहे हैं वही बहुत है। क्लास 9th और क्लास 10th का बुक कर ले रहे हैं वही बहुत है। तो क्या इस किताब से हमारा हो पा रहा है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, यहाँ पे देखो जब मैं कराता हूँ, मैं एक्टिविटी को भी बोल के एक टॉपिक में कॉन्सेप्ट के साथ करा देता हूँ। यहाँ पे एक बहुत अच्छा से एग्जांपल लेके कराया गया है। यहाँ पे देखो, वी सी डेट पेपर रिचेज, मतलब यहाँ पे क्या एक एग्जांपल दिया कि एक स्टोन को फेंक रहे हैं और एक पेपर को फेंक रहे हैं। तो क्या आ रहा है, स्टोन पहले आ जा रहा है, पृथ्वी पहले आ जा रहा है, ये बाद में आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका वजन ज़्यादा है इसलिए आ रहा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है वजन का ग्रेविटेशन और वजन का कोई लेना देना ही नहीं है, बस दोनों सेम टाइम पे आता। अगर यहाँ पे एयर नहीं होता तो एयर रेसिस्टेंस पेज पे ज़्यादा लगता है इसलिए वो धीरे धीरे आता है, इस पे क्या लगता है, कम लगता है इसलिए तेज़ी से आता है। अगर यहाँ पे एयर रेसिस्टेंस लगे ही ना, एयर रेसिस्टेंस लगे ही ना, तो दोनों को अगर सेम ऊंचाई से फेंक रहे हो तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। इतना तो पता है ना। यहाँ पे देखो, द स्टोन वुड फॉल, पेपर एंड स्टोन वुड फॉल एट द सेम रेट, सेम वेलोसिटी से मूव करेगी। और यहाँ पे बात की गई है मून की, और मून में जैसे जब मून मिशन हमारा छोड़ा गया था तो हमने इतना बार देखा कि हमारा जो हमारे देश का जो चिन्ह है, एम्बलम है, वहाँ पे रह ही जाएगा, कभी नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि एयर ही नहीं है। तो सिंपल देख रहे हो, एयर नहीं है, एयर नहीं है तो एयर रेसिस्टेंस कैसे लगेगा, ग्रेविटी तो है, एयर रेसिस्टेंस नहीं है, एयर रेसिस्टेंस नहीं है तो दोनों सेम वेलोसिटी से आएगा। तो एग्जाम्पलर करने की ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है, सिर्फ एक क्वेश्चन आ गया उसके लिए एग्जाम्पलर करने लगी, मतलब ये उतना ज़्यादा वाइज डिसीजन नहीं होगा। क्लियर, बट हम किताब ही अच्छा से कर ले रहे हैं। एसी करंट कैन बी प्रोड्यूस बाय डायनेमो, ये आपको क्राउन में मिल जाएगा, क्राउन की किताबें हैं। ये डायनेमो वाला पार्ट देखोगे, इट कैन प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट, अगले पेज में दिया हुआ है। क्लियर, तो ये आपको आराम से मिल जाएगा। ये लूसेंट में नहीं आई थिंक है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, ये किताब ये बहुत ये क्वेश्चन ही नहीं मिल पा रहा है। ये एक्चुअली 11th या 12th के एनसीईआरटी में मिल जाता है, बट वहाँ पे भी डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है कि करेंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो करेंट डेंसिटी होता क्या है, करेंट पर यूनिट एरिया, करेंट का यूनिट क्या होता है आई, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम अपने सिलेबस से रखते हैं कि हम जो बेसिक सोर्स कर रहे हैं उससे नहीं होने वाला है। ये इन दो क्वेश्चन हो गया, तो 3 में से 2 क्वेश्चन हो गया। ये देखो, इसमें आप 50% आप किसी भी पर्टिकुलर बुक से पहुंच सकते हैं, 50%। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मेजेंटा क्या है, ब्लू एंड रेड कलर, मेजेंटा ब्लू एंड रेड कलर, यानी ए का 2, यानी ये दोनों तो ऑप्शन वैसे भी गया है। उसके अलावा शाइन, इसका ब्लू और ग्रीन, शाइन है ब्लू और ग्रीन, यानी यहाँ पे 4 का 1, तो ये दोनों पहले से क्या, इन दोनों में। अब यहाँ पे थोड़ा सा फंस सकते हो क्योंकि यहाँ पे टीएल ये कहीं पे लिखा ही नहीं है, ठीक है ना। ये पता नहीं कहाँ पे लिखा हुआ, किसी मतलब हो सकता है 11th 12th, क्योंकि मैंने देखा नहीं 11th 12th, हो सकता है वहाँ पे लिखा हो। बट इसमें हम 50% पे पहुँचेंगे और आपको पता है 50% पे पहुँच जाए तो हमें लगाना ही लगाना है। तो एक बार मैं बता देता हूँ इसका आंसर। जो ये है ना टीएल जो है, टील ये सायन की तरह काम करता है। सायन क्या था, ग्रीन एंड ब्लू, ये भी ग्रीन एंड ब्लू होगा प्लस वाइट होगा, बस ये होगा। और मौवे ये किसकी तरह है, यहाँ पे सॉरी, मौवे इसकी तरह, ब्लू रेड और वाइट। तो ये थोड़ा याद रख सकते हो। तो आंसर कौन सा होगा, ए करेक्ट होगा, बी का 3 और सी का 4, ठीक। बट इसमें हम 50% तक पहुँच गए थे। देखो ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल वाला जो क्वेश्चन है ये आपको मिल जाएगा घटना चक्र में। लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ, अब क्वेश्चन जो आप डायरेक्ट ढूंढोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलता। आप देख रहे हो ये क्वेश्चन भी आपको 50% पहुँचाया, ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पहुँचा रहा था, ये भी डायरेक्ट नहीं दिया था, बट आपको समझना था। ये तो डायरेक्ट दिया था, तो आप आधा क्वेश्चन ही डायरेक्ट पूछेगा। आधा क्वेश्चन मतलब अगर 60% क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, 30% क्वेश्चन आपको क्या करना है, मान लो
20 to 30% क्वेश्चन के लिए आपको दिमाग लगाना ही हो। दिमाग कब लगे? जो मैं करा रहा हूँ NCERT का एक एक चैप्टर, 9th का एक चैप्टर आ चुका है, सेकंड चैप्टर आ जाएगा। आपको ध्यान से करना हो, वीडियो ध्यान से सुनना है, कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ देखो, ये आप आराम से कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो से इलेक्ट्रिसिटी, फोटो किसको बोलते हैं? लाइट को, लाइट से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। आप यहाँ पे कर सकते हो, देखो फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ये घटना चक्र में दिया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मतलब ये जो सेल है इस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। और पहला पेपर जो आया था मैक्स प्लैंक्स का, उसमें बताया गया था मटेरियल विल इमिट इलेक्ट्रिकली चार्ज, मतलब मटेरियल इलेक्ट्रिकली चार्ज निकालता है कब? जब उस पर लाइट हिट करते हैं। यानी हम लाइट से क्या बन रहा है? इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है ना। ये घटना चक्र से हो जाने वाला था, बट समझाने वाला होना चाहिए, ठीक है। ये डायरेक्ट हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ ए सॉल्यूशन इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये डायरेक्टली लिखा हुआ है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज ए अमाउंट, यहाँ पे चैप्टर 9 का वो है, क्लास 9 का चैप्टर 2 है, पेज नंबर 16 में आपको मिल जाएगा। NCERT की बात कर रहे हैं कि सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, अमाउंट यानी मास या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन एमएम, मतलब सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। ये देखो, ये एक्चुअली 8 के NCERT में मिल जाएगा, फिर भी एक साथ आप नहीं मिलेगा। ये आप थोड़ा बहुत गेस कर सकते थे, लेकिन मैं इसको बिल्कुल बाहर रखूँगा क्योंकि हम जो बेसिक सोर्स पढ़ रहे हैं 9th और 10th उसमें नहीं है। वैसे इसका आंसर नन ऑफ दीज है। ऐसा इसको एक्सप्लेन किया गया है कि ये तीनों में आयंस होते हैं, ठीक है ना, तीनों में आयंस है। आयंस है तो थोड़ा सा ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बहुत अच्छा भी नहीं होगा तो बहुत ख़राब भी नहीं, ये अच्छा हो जाता है, बट ये दोनों ठीक ठाक होता है, बहुत अच्छा नहीं होता है। तो बैड में नन ऑफ दीज लगाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन को आप बाहर कर सकते हो, ये क्लास 11th में आया है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में, इसको मॉलिक्यूलर टारगेट। तो अभी तक कितने क्वेश्चन को मैंने हटा दिया? 3 क्वेश्चन को मैंने हटा दिया, ठीक है। ये बिल्कुल कॉमन सेंस पे वाला क्वेश्चन है कि रिएक्शन रेट को स्लो डाउन, रिएक्शन रेट को स्लो डाउन, वैसे ये मिल जाता है क्लास 12th की बुक में, लेकिन हमें क्लास 11 12th में जाना ही नहीं है ना। क्लास 9th और 10th में अभी टाइम नहीं, बिल्कुल जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टाइम नहीं है अभी। और टाइम रहे भी तो अभी तक एटलीस्ट 78th के लिए तो नहीं जाना है, क्योंकि मान लो कितना भी पेपर बहुत टफ करेगा, फिर भी हमें 9th और 10th हमें हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। 9th 10th का NCERT भी बहुत अच्छी किताब है, हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और उसके साथ घटनाचक्र को मिला लो और लूसेंट या क्राउन को मिला लो तो नहीं साथ छोड़ेगा। यहाँ पे रिएक्शन रेट को स्लो करना है भाई, प्रोमोटर तो बढ़ाएगा ना, कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन को तेज करता है, तो आंसर कौन होगा? नॉन ऑफ दीज। देखो ये क्वेश्चन है, बहुत टफ लग रहा है, बट ये आपको घटना चक्र में मिल जाएगा। और देखो ये क्वेश्चन मैं डिटेल में कराऊंगा ये, लेकिन घटना चक्र मिल जाएगा, फिर भी मैं इसको बहुत टफ के कैटेगरी में रखूँगा। ये इतने ध्यान से कोई नहीं पढ़ता, तो बहुत दोनों करेक्ट है। सी, ये आराम से मिल जाएगा, ये आपको किताब में ही मिल जाएगी, लेकिन मैं घटना चक्र मानता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट द टेस्ट ऑफ टंग, यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन सा हमारे टेस्ट है, स्वीट, सार, सॉल्टी, बीटर और सैवरी। यानी ये भी टेस्ट है, 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 यानी पंजेंट और स्पाइसी टेस्ट नहीं है। सिंपल लिखा हुआ आराम से, यानी ये तो BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। BPSC का अपना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको तो डीप करना ही है आपको, है ना, एटलीस्ट BPSC और UPPCS का। ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, UPPCS में 2016 में आया था। ए मैन हु डज नॉट नो व्हेन टू स्टॉप ईटिंग, इसको बोलते हैं जो ईट के बारे में है कि उसको पता नहीं चलता है कब रोकना है। और एक है एनोस्मिया, एनोस्मिया का मतलब है सेंस ऑफ स्मेल खो जाना। यहाँ पे देखो एनोस्मिया, तो यानी 4th ऑप्शन तो करेक्ट है। और ये जो देखो एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया क्या है पता नहीं था, मतलब ये ईटिंग डिसऑर्डर है, तो ये तो गलत है, ठीक है, ये गलत है, एक गलत है और 4 सही है, एक गलत है
और 4 सही है, यानी ये तो पहले से गलत हो जाएगा। 4 सही कौन में है? 3 एंड 4 करेक्ट है। यानी डिस्पोनिया ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, ये ध्यान रख सकते हो। यानी ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हो जाए, ये दोनों करेंट अफेयर से हो रहा है, ठीक है ना। ये इसका आंसर ये है, बाय इंट्रोड्यूसिंग लाइफ इनएक्टिवेटेड SARS-CoV-2 वायरस, ठीक है ना, ये वाला। और ये तो आपको हर जगह मिल जाएगा, क्राउन लूसेंट में मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल जाएगा, ठीक है, NCERT में मिल जाएगा, हर जगह। वैक्सीन प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी, मतलब सॉरी यहाँ पे वेक्टर वैक्सीन, ये भी करेंट अफेयर्स का है। अगर ये स्टैटिक है तो ये टफ माना जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको डायरेक्ट अच्छे से कहीं नहीं मिलता है, ठीक है ना। इसमें मॉडिफाइड वर्जन ऑफ डिफरेंट वायरसेस डाला जाता है। उसके बाद mRNA बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो। ये जो क्वेश्चन है ना, ये वैसे क्लास 12th में एक चैप्टर है RNA वाला चैप्टर, उस चैप्टर में ये RNA इंटरफेरेंस का जिक्र किया गया है। बट यहाँ पे क्योंकि हम बोले ना, इसको हमें प्राइम सोर्स मानना है घटना चक्र को, तो यहाँ पे अगर और क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ पे ये ऐसे कई क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन दिया है मैसेंजर आरएनए को। मैसेंजर आरएनए देखो, इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स ये कहाँ पे मीट करते हैं? देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक जगह है साइनेप्स। देखो इस क्वेश्चन को मैं आसान मानूंगा क्योंकि ये एक ही नर्व से रिलेटेड एक ही पॉइंट दिया हुआ है, नहीं ये नर्व से रिलेटेड है, नहीं ये भी नर्व से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपको आराम से कॉमन सेंस हो जाएगा। और बुलेट प्रूफ मटेरियल है, ये केल्वर से बना है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ जाता है। तो मैं एक बार गिन ले रहा हूँ कौन हमारे प्राइम सोर्स से हो जाने वाला है। टोटल जो हम सोर्स कर रहे हैं, पहला 1 2 3 नहीं हटाओ, 4 5 6, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, 7 8 9 10, इसको हटा देते हैं, 11 12 13 14 और टोटल 18 19 क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैं मतलब जो कई क्वेश्चन में कॉमन सेंस वाला था उसको मैं हटा दिया, दोनों ही इम्यूनिटी वाला क्वेश्चन करेंट अफेयर्स वाला उसको मैं हटा दिया। तो उसके अलावा टोटल मानोगे तो 17 क्वेश्चन है। बन कौन कौन नहीं रहा है पहले एक मैं बताता हूँ, बिल्कुल कौन समझ में नहीं आ रहा है, जो एकदम बिल्कुल बाहर है, दिमाग के बाहर, जिसको छोड़ देना है बिल्कुल। एक मतलब इधर करेंट डेंसिटी वाला को मैं वैसे बाहर रखूँगा एक, और इसको भी मैं बाहर रख सकता हूँ 2 3, इसको नहीं रखूँगा। मतलब 3 क्वेश्चन मैं ऐसा रखूँगा ना कि बिल्कुल मैं छोड़ दूँगा, इन 3 क्वेश्चन को मैं बिल्कुल छोड़ दूँगा और बाकी कॉमन सेंस का यूज करने का कोशिश करूँगा। मान लो अगर एग्जांपल लेते हैं टोटल 20 क्वेश्चन है, 3 बिल्कुल नहीं आ रहा है, 2 मान लेते हैं हमको करेंट अफेयर से लिंक वगैरह है, तो करेंट अफेयर्स नहीं पढ़ा या पढ़ा ऑब्वियसली पढ़ना ही होगा आप लोगों को, तो फिर भी 20 में से 15 क्वेश्चन आपका हो रहा है आराम से इन्हीं सोर्स पे। ना हमको 11 12 वाले में नहीं जाना है, ना नीचे जाना है, 8 वगैरह 7 वगैरह 6 वगैरह में भी नहीं जाना है, ठीक है ना। क्योंकि 8 7 6 अगर करने जाओगे उससे अच्छा आप घटना चक्र को रिवाइज क्यों नहीं कर लोगे। घटना चक्र का रिवीजन इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन आप दिलवा दोगे। 8 7 6 मान लो तीनों क्लास से आपको 2 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वो क्वेश्चन घटना चक्र में भी तो बन जाएगा, हो सकता है 1 2 और ज़्यादा बन जाए। तो घटना चक्र को नहीं छोड़ना है प्लीज़, घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। और 11 12 का जो मैं सॉरी 9th और 10th का मैं जो NCERT करवा रहा हूँ उनको उसको भी नहीं छोड़ना है। तो हमारा प्राइम फोकस क्या है? 9 10th की NCERT, क्राउन लूसेंट जो किए हो उसमें से कोई एक, और घटना चक्र, ठीक है ना। और ये सब मैं करवाने वाला हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप शेयर ज़रूर करना अगर पसंद आया तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।